नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं संदीप सिंह। वीर गाथा में आज की कहानी एक ऐसे बहादुर सपूत की जो आधे शरीर के साथ नदी में बह रहा था और आधे से जंग लड़ रहा था। राइफलमैन मोहम्मद लतीफ, जम्मू कश्मीर का वीर बेटा जो एक ऑपरेशन के दौरान खाई में जा गिरी गाड़ी से जिंदगी और मौत के बीच फंसा रहा, लेकिन सबसे पहले उठाकर पकड़ी तो अपनी बंदूक। जैसे ही जिस्म ने साथ छोड़ा, मंगेतर के परिवार ने रिश्ता तोड़ा, लेकिन लतीफ ने ना जज्बा छोड़ा ना देशभक्ति। आज वो व्हीलचेयर पर दौड़ते हुए देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं और हर उस इंसान के लिए मिसाल बन चुके हैं जो सोचता है कि मंजिल अब नहीं बची। ये है वीर गाथा, जज्बे से जीत तक के एपिसोड नंबर 3 की। राइफलमैन मोहम्मद लतीफ, भारतीय सेना का वो जवान जो सिर्फ गोली ही नहीं चलाता था, अपने इरादों से लोहे को काटता था। कश्मीर की घाटी, ऑपरेशन तेज, रात का अंधेरा और दुश्मन की शेलिंग। अपनी क्यूआरटी टीम के साथ निकले लतीफ, लेकिन तभी वो हादसा हुआ। गाड़ी फिसली और गहरी खाई में जा गिरी। जब होश आया तो आधा शरीर तेज बहती नदी में था और आधा नदी से बाहर। सबसे पहले जो चीज उन्होंने पकड़ी वो थी उनकी बंदूक। उठना चाहा, लड़ना भी चाहा, लेकिन शरीर ने जवाब दे दिया। इस हादसे के बाद जिंदगी ने एक और जख्म दिया। मंगेतर के परिवार ने रिश्ता तोड़ना चाहा, मगर लतीफ ने हार नहीं मानी। कुछ समय बाद उनकी जिंदगी में आई शहजादा अख्तर। दोनों ने साथ मिलकर वो कर दिखाया जो शायद पूरे शरीर वाले भी नहीं कर पाते। आज राइफलमैन लतीफ व्हील चेयर पर है, लेकिन उनकी रफ्तार, उनके मेडल और उनकी पहचान ने देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। यह है वो वीर गाथा जहां शरीर थमता है लेकिन आत्मा दौड़ती है। आपका नाम सबसे पहले जानना चाहूंगा। आप हैं कहां से और फौज कब ज्वाइन की थी? सर, मेरा नाम सिपाही मोहम्मद लतीफ है। मैं बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता हूँ और 2001 में मैं पोस्टेड था नौशहरा सेक्टर J&K में, जहाँ पे एक ऑपरेशन के दौरान जाते समय हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी। तो उस दौरान जब ये हादसा हुआ, उससे पहले की जर्नी आपकी कैसी थी? फौज में आप किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा रहे थे? जी सर, बिल्कुल। मैं जो फौज में भर्ती 95 में भर्ती हो गया था। तो एक एक्चुअली हम कुछ मूवीज़ें देखते थे, पुरानी मूवीज़ें देखते थे, उसमें लड़ाई झगड़ा वो जो भी होता था, तो दिल कर रहा है, दिल क्या मैं यार फौज में ही जा गया। तो 95 के बाद मेरी पहली पोस्टिंग जो थी नागालैंड में थी, सेकंड पोस्टिंग मेरी पंजाब में थी कपूरथला, और थर्ड पोस्टिंग मेरी J&K में आई थी, जहाँ से मेरी इंजरी हुई। तो जब इंजरी हुई उस दौरान मन में क्या चल रहा था? कब मालूम चला कि अब दोबारा जो है अपने टांग पे खड़ा होना मुश्किल होने वाला है? सर, एक्चुअली जब मेरी ये एक्सीडेंट हो गया तो मैं बहुत नीचे, तकरीबन 200 से 250 फुट नीचे हमारी खाई में गिर गया। तो मेरे साथ उस टाइम मेरे पास जो 3 ग्रेनेड्स थी, एक AK-47 था। तो कुछ जब मैं गिरा तो कुछ दूर मेरी AK-47 रह गई थी। तो मैंने जब उसको लेने की कोशिश की तो मैं देखा मेरा तो कुछ सिस्टम आगे मूव नहीं कर रहा है। तो मैंने देखा, मैंने हाथ लगाया टांगों वांगों पे, देखा तो टांगे वांगे सही है, लेकिन मैं उस तक नहीं जा पा रहा हूँ। तो मैं थोड़ा क्रॉलिंग वॉलिंग करके तो हथियार पे पहुँच गया। तो देखा कि जैसे यहाँ से किसी ने मेरा शरीर ही काट के मतलब फेंक दिया है। तो मैं एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हमें पता नहीं था कि ये भी कोई बीमारी है या कोई चोट है। तो वहीं पे रुका। तो क्योंकि नौशहरा सेक्टर में उस टाइम बहुत ज़्यादा शेलिंग हो रही थी, वो अगर आप देखोगे तो बॉर्डर में सबसे क्लोज बॉर्डर नौशहरा बॉर्डर है। तो 200 से 250 फुट मतलब इतना ये रेंज है उनका। तो शेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी ऊपर से। तो बहुत 1-2 घंटे के बाद हमारी मेरे साथ जो गाड़ियाँ थी, एक ऑफिसर, एक JSO साहिबान थे और कुछ हमारे प्रोडक्शन QRT, जिसको हम क्विक रिएक्शन टीम जी, वो हम जा रहे थे ऑपरेशन के लिए। तो
कुछ देर वेट करने के बाद फिर मुझे वहाँ से उनने कैरी करके फिर एम्बुलेंस से आगे आर्मी और मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट किया। तो सिक्योरिटी के दौरान जब आपकी टीम जा रही थी गाड़ी में, उस दौरान और कौन कौन लोग थे? मालूम कब चला कि आपकी गाड़ी जो है सड़क से अब हटकर खाई की तरफ गिरना शुरू हो चुकी है? हाँ सर, मैं ये मेरे जो गाड़ी में था उसमें हमारा कमांडर साहब था, जो कि एक मेजर साहब थे और एक सूबेदार साहब थे, बाकी हम 5 जवान थे। तो जैसे क्योंकि एक्चुअली उस टाइम बहुत अंधेरा था और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, रात का समय, क्योंकि उस बॉर्डर के ऊपर ऐसा है कि रात को कोई भी लाइट ऑन करके नहीं मूव नहीं करेगा। और लाइट बंद करके आपको मूव करना है, शेलिंग चल रही है, क्योंकि इतना क्लोज बॉर्डर है हमारा, क्योंकि वहाँ से क्लियर दिखता है कि मूवमेंट हो रहा है, वो सीधा उसके ऊपर फायर करते हैं। तो वो क्लियर ऑर्डर है कि वहाँ पे लाइटें दिन को शाम को कोई भी ऑन करके गाड़ी मूव नहीं करेगा। तो उसी दौरान जैसे ऐसा लगा कि कुछ एक अचानक एक से धमाका जैसा हो गया, और धमाके के बाद मैंने अपने आप को देखा तो मैं तो बहुत नीचे गया हूँ, क्योंकि अंधेरा था, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो मेरे साथ एक नहर जा रही थी, एक बहुत बड़ी नहर, तो आधे मतलब जो मेरा शरीर आधे उसके अंदर था, आधा मेरे ऊपरी था। तो होश कब आया, कब तो सबसे पहले ध्यान में क्या आया? अपने साथियों के बारे में ढूंढा कि बाकी के लोग कहाँ? नहीं सर, सबसे पहले मेरा हथियार छूट गया था। तो हथियार का ध्यान मेरा सबसे पहले हथियार, क्योंकि मेरा हथियार छूट गया था, तो अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो फिर मैंने वहाँ पे घास वास ऐसे करके, जब मैंने उसके ऊपर हाथ फेरा, फिर मैंने अपने हथियार को अपने सीने से लगा के फिर मैंने देखा नहीं यार अभी तो कुछ ना कुछ तो होगा, अपने जवान आ जाएंगे। फिर बहुत टाइम होने के बाद 2 घंटे के करीब वहाँ पे जवान उतरे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ हमारी कैजुअलिटीज़ हुई थी, और फिर वायरलेस पे मैसेजेस हो गए कि भाई इस तरह से गाड़ी गायब गया। फिर आगे दूसरी रूट हमारी नज़दीकी थी, तो वो फिर वहाँ से कुछ लड़के आ गए, फिर उन्होंने हमें उठा के मुझे उठा के ऊपर ले आया। ऊपर लाने के बाद फिर हॉस्पिटल एम्बुलेंस वगैरह आ गए, हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गए। तो 2-2.5 घंटे तक आप बारिश के बीच, तूफान के बीच, वहीं पे अंधेरे में वहीं रहे। अंधेरे पे आपने अपनी गन इसलिए ढूंढी कि दुश्मन से भी सामना हो सकता था? सर, क्योंकि वो ऐसा इलाका है जहाँ 24 घंटे फायरिंग मिलिटेंसी होती है। तो पहले और हमारे फौज का ये जान जाए पर हथियार न जाए, जान चली जाए भी लेकिन हमारा हथियार नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए जो हमारी सीख थी, उसी सीख से मैंने काम किया कि चाहे मरना था चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपना हथियार नहीं जाना चाहिए। तो पहले मैंने हथियार ही ढूंढा, बाद में अपनी इंजरी का आ गया कि आप मेरी इंजरी हुई है, लेकिन हथियार सबसे पहले। तो उस टाइम जब इंजरी हुई, उस दौरान तो आप अपनी बंदूक के साथ डटे हुए थे मोर्चे पर, लेकिन कब पता चला कि अब इस बीमारी से ठीक नहीं हुआ जा सकता है, और कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट करने के बाद आप PRC मोहाली पहुँचे? जी सर, उसके बाद मैं राजौरी गया। राजौरी में हमारा एक छोटा हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक रात रुका मैं। तो दूसरे दिन वही हेलीकॉप्टर से मैं नर्दन कमांड उधमपुर में 2 महीने रहा। 2 महीने के बाद फिर वेस्टर्न कमांड आ गया। वेस्टर्न कमांड मेरा ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन जब कंप्लीट हो गया तो फिर डॉक्टर साहब ने मुझे वहीं पे बताया था, भाई देखो जो आपकी आने वाली लाइफ है वो अभी इसी व्हीलचेयर पे। वेस्टर्न कमांड से मुझे पता लग गया था कि जो मेरी आने वाली लाइफ है, जो भी ज़िंदगी आने वाली है, वो इसी व्हीलचेयर पे है। तो फिर स्थिति सारी बदल गई, तो आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया? क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी जो है उस अंधेरी रात के बाद पूरी तरीके से बदल चुकी थी। उससे पहले आप अपने पाँव पर खड़े होकर हर ऑपरेशंस का हिस्सा बन रहे थे, लेकिन जब हॉस्पिटल के बाद, ट्रीटमेंट के बाद जब आपको पता चला कि अब व्हीलचेयर अब मेरा दोस्त बनने जा रहा है। देखिए सर, एक छोटी उम्र में 25-26 साल में एक चोट लगना, जिसने अभी दुनिया पूरी देखी नहीं थी, तो सीधा कॉलेज से निकल के सीधा फौज में गया। तो उस टाइम जिस टाइम डॉक्टर ने ये चीज़ें 2 ही चीज़ें थी, या तो सुसाइड कर लो, क्योंकि अभी ज़िंदगी रही नहीं कुछ। तो एक लक्ष्य था कि भाई देखो अभी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दो, बस लास्ट आता है। लेकिन 2003 में इसी PRC में आया मैं। कैसे मालूम चला? जब हम कमांड से हमारा एक बोर्ड आउट होता है, जो कि बोर्ड आउट के बाद बताते हैं कि भाई देखो अगर आपने घर जाना है तो घर जाइए, नहीं तो हमारे पास एक सेंटर है, रिहैब सेंटर। वहाँ पे 2 ऑप्शन देते हैं, एक पुणे खड़की, एक देते हैं मोहाली का। तो मोहाली, कश्मीर से लेके मोहाली तक, फिर यहाँ से खड़की तक लंबा वो मैंने देख लिया, नहीं मैं यहीं पे अगर मुझे कुछ जाना है तो मैं यहीं पे आऊँगा। तो मैंने इसी मोहाली को चूज़ किया ताकि मेरा जो डिस्टेंस घर और इसका बहुत कम हो जाए। तो
तो इसमें पीआरसी में आने के बाद में ट्रीटमेंट का दौर शुरू होता है, लेकिन आप उस ट्रीटमेंट के दौरान जो है आपने अपने आप को भी संभाला और खेल की जिम्मेवारी भी संभाली। इसके पीछे की कहानी क्या? जी सर, बिल्कुल सर। एक्चुअली जब मैं यहाँ पे आया तो पहले नए नए लड़के तो एक डर जो अंदर था कि ये ऐसा होगा ऐसा होगा, तो मैंने अपने पुराने प्लेयरों को यहाँ पे देखा कि यार वो गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, यही कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको ऐसे पहले वाला पॉइंट बताया था कि मेरा एक ही लक्ष्य था कि अपने आप को ये करना। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने बहुत सारे देखी, अरे तो खेल रहे हैं इसी कंडीशन में, मैं क्यों नहीं खेल सकता। एक शेर, जो आप शेर सुना रहे थे वो प्लीज़ सुनाइए। सर मेरा एक पुराना शेर है, गिरते हैं शाहसवारी मैदान जंग में, वो तुफल क्या गिरे जो घुटने के बल चले। क्या वो मुझे अभी भी याद है और मैं हर हमेशा ये शेयर बिल्कुल सबके साथ शेयर करता हूँ। तो मैंने बोला अगर ये खेल सके मैं क्यों नहीं खेल सकता। तो मैं आ गया, मैंने अपने कैप्टन साहब थे यहाँ पे, मैंने उसको बोला सर मैं खेल सकूँ। बोला आ जाइए। जब ये शुरू हो गया खेलना तो बोला ठीक है, कल से आप ज्वाइन करिए हमारे साथ। सर आप यकीन नहीं इस चीज़ का मानोगे कि वो जो खेलते थे वो पिछले 8 साल 10 साल या 15 साल से खेले थे, लेकिन जब मैंने गेम रखा तो 1.5 साल के अंदर मेरा इंडिया में नाम हो गया। 1.5 साल के अंदर मेरा इंडिया में नाम हो गया। 2003 में इधर आ गया मैं, 2005 नवंबर मेरा 9th पैसिफिक गेम जो मलेशिया में, जिसमें 40 टीमें 40 कंट्रियाँ पार्टिसिपेट कर रही थी, उसमें मेरा नाम हो गया इंडिया में। कौन सी गेम खेली? 9th पैसिफिक व्हीलचेयर बास्केटबॉल। यस। तो उसके बाद में फिर लगा कि आप इसी पे कंटिन्यू करेंगे और अपने आप को फिट भी रखेंगे और देश के लिए मेडल भी लेके आएंगे। सर जब ये चीज़ हुई, जब मेरा नाम पहले आया तो उसके बाद मैंने आगे पीछे नहीं देखा। मेरा जो फोकस रहा सिर्फ गेम के ऊपर। मैंने बोला अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा। और जिनने मेरे साथ रिश्ता कट किया था उस दौरान, रिश्ता कट किया था, तो उनको दिखाऊंगा कि मैं कुछ बनूंगा। इसीलिए रिश्ता कट किया कि अब तो यस हो जाता है, पैरालाइज हो गए हैं। दोस्तों ने थोड़ा सा किनारा कर दिया। शायद हमें कोई हेल्प ना करनी पड़ी या हम इसके पास जाएंगे, हमें कोई मदद नहीं करनी पड़ी वो चीज़। लेकिन मैंने बोला उनको दिखाऊंगा मैं। उसके बाद सर यहाँ पे आया, यहाँ पे गेम करने के बाद में इतना आज तक अपने आप को किया कि मुझे आज तक पीआरसी में कोई कोच नहीं मिला। मैं अपने लड़कों को खुद तैयार करता हूँ। और बास्केटबॉल के अलावा मैंने एथलेटिक्स, हैंडबॉल, व्हीलचेयर क्रिकेट, जबकि एथलेटिक्स मेरे 37 गोल्ड मेडल नेशनल लेवल पे जी, और 7 सिल्वर है, 3 ब्रॉन्ज है, और इंटरनेशनल लेवल पे 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। मैं अपनी देश मतलब रिप्रेजेंट कर चुका अपनी कंट्री को 8 बार अभी तक। और अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ कि जो हमारी 9th व्हीलचेयर बास्केटबॉल चैम्पियनशिप आ रही है उसकी भरपूर तैयारी कर रहे हैं। और ये भी बताना चाहता हूँ कि व्हीलचेयर बास्केटबॉल में हम चैंपियन हैं, नेशनल चैंपियन। व्हीलचेयर क्रिकेट में हम नेशनल चैंपियन। तो जब मेडिकल बोर्ड होने के बाद में आप रेजिमेंट छोड़ रहे थे, अपनी यूनिट को छोड़ रहे थे, उसके बाद जब यहाँ पीआरसी में आए तो काफ़ी लंबा वक्त बीत गया होगा। जब आप इतने कारनामे अपनी टीम के साथ कर रहे थे, गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, ब्रॉन्ज जीत रहे हैं, पूरी दुनिया घूम रहे हैं देश का नाम रोशन करने के लिए, तो वापस से अपने पुराने साथियों का फ़ोन आया? यस सर, अभी तो मेरे साथ अच्छे हैं, वो यहाँ पे आते हैं, मेरे को मिलने आते हैं आजकल। लेकिन कभी कभार, लेकिन मैंने वो चीज़ उनके साथ नहीं की कि कुछ टाइम ऐसा था जिस टाइम आपने मेरे साथ रिश्ता ख़त्म किया था। मैं बोला फिर वो चीज़ मेरे अंदर ख़त्म हो जाएगी, वो भावना है। तो मैंने वो आज तक उनको नहीं किया, लेकिन आजकल जब वो कहीं भी जाते हैं वो मेरा नाम लेके जाते हैं, यार हमारा एक दोस्त है आर्मी में, वो इस लेवल पे खेल रहा है, इस लेवल पे खेल रहा है, इस लेवल पे खेल रहा है। गर्व होता है। यस, बहुत ज़्यादा। आपकी एक लव लाइफ की कहानी भी है, आपसे ज़रूर सुनना चाहूँगा, क्योंकि जब आपने फ़ौज ज्वाइन की थी आप सिंगल थे, फिर जब आपकी यहाँ से जर्नी शुरू हुई आप डबल स्टेटस मैरिड हो गया, इसके पीछे की कहानी बताइए। सर एक्चुअली कि इंजरी से टोटल 3 महीने पहले मेरी एंगेजमेंट हुई थी। मतलब जब मेरी इंजरी 3 महीने पहले ही मेरी एंगेजमेंट हुई थी। मैं छुट्टी गया था 10 डेज़ के लिए, तो एंगेजमेंट करके आया। और उस टाइम आप कमांडो थे? मैं घातक में था, कमांडो में था, घातक में था। तो जैसे इंजरी हुई तो दुनिया उजड़ गई, लेकिन जो मेरी मिसेस है उसने बहुत साथ दे दिया। 6 साल तक मेरे वेट किया उसने, 2001 से लेकर 2006 तक। तो इस बीच घर वालों ने परेशानी नहीं क्रिएट की? उसके घर वालों ने बीच में बहुत, उसी वजह से वो जो डिस्टेंस लगा 1 से लेकर 2006 तक, उसने पूरा 6 साल तक
उसको वोट किया, पूरे उसके घर वाले हो गए नहीं यार ये तो अभी है, तो उन्होंने उसको बोला ठीक है आप शादी कर लो। 2006 में मेरी शादी हुई, मेरा एक बच्चा है अभी 4th क्लास में जी। लाइफ बहुत अच्छी जी रही। सर मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ PRC मोहाली जी। PRC मोहाली अगर नहीं होती तो हम भी नहीं होते। ये एक ऐसा प्लेटफार्म PRC ने ऐसा प्लेटफार्म हमें दिया हुआ है कि हमने अपने देश को तो छोड़ो बाहर में अपना नाम रोशन किया हुआ है। इससे बड़ी जगह हम बोलते हैं कि व्हीलचेयर के लिए ये जो जगह है ये स्वर्ग से कम नहीं। एक चुनौती ये थी जब आप PRC में आ रहे थे, उस दौरान जिस तरीके से आपका मेंटल ट्रॉमा चल रहा था, चुनौती चल रही थी, आपने कहा कि एक समय ऐसा आया कि सुसाइड कर लिया जाए, फिर एक समय ऐसा आया कि मुझे फिर से दोबारा से आगे बढ़ना है। PRC में आने के बाद में आपने खेल को ज्वाइन किया, चुनौती को ज्वाइन किया, फिर आपने अपने परिवार की तरफ आप आगे बढ़े, आपको सपोर्ट आपकी फैमिली की तरफ से मिलना शुरू हो गया। अब आगे का गोल क्या? सर देखिए मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, टीम का कैप्टन हूँ, तो अभी तक जो मेरा आगे का गोल है अगले महीने का चैम्पियनशिप जो है। अगले महीने जो चैम्पियनशिप हो रही है, मैं मतलब नेशनल चैम्पियन हूँ, तो इस बार भी चैम्पियनशिप मेरा ये है कि चैम्पियनशिप जीत के आ जाऊँगा। अभी तक मेरा गोल वही उसी पे कि वो चैम्पियनशिप में जीतूँगा। लेकिन उसके बाद सर मैं लंबा नहीं सोचता, लंबा अगर किसी ने सोच लिया तो वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। मैं 2 महीने 3 महीने की सोच रहा हूँ कि मैं 2 या 3 महीने में क्या कर सकता हूँ। तो मेरा जो मेन गोल है वो है 9th व्हीलचेयर बास्केटबॉल चैम्पियनशिप, वो अपने कब्जे में कर देना। चलिए ऑल द बेस्ट आपको और आपकी पूरी टीम को। एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूँगा। युवा आपको इस वक्त देख रहे होंगे जो सेना में अपना भविष्य तलाश रहे हैं, आप ऐसे युवाओं से क्या कहना चाहेंगे कि सेना जो है एक सैनिक को जब तक वो सर्विस में रहता है उस दौरान भी केयर करती है और उसके बाद अगर इस तरीके की चुनौतियां सामने आए तो उसके बाद भी केयर करती है? बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूँ इंडियन आर्मी है ये हमारे देश में, खाली इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये 3 ऐसी है कि जब तक बंदा जिंदा है वो किसी भी कंडीशन में ये पूरी देखभाल हमें, जब तक हम जीवित हैं तब तक देखभाल करती है। तो मैं यहाँ के जो युवा है जो गलत कामों में लगे, जो नशा वशा, मैं उनको ये बोलता हूँ इन चीज़ से दूर हो जाओ। आप एक बार दिल से आर्मी ज्वाइन करो, आपको मैं सही बता देता हूँ कि इतना सुकून कहीं नहीं मिलेगा जितना आपको आर्मी के अंदर मिलेगा। इतना सुकून कहीं नहीं। मैं अभी भी हूँ, मैं बोलता हूँ बस हमें सर कोशिश, बेशक हमारी टांगे गई है, हमें भी गन दे दो, बॉर्डर पे खड़ा कर हम अपनी ड्यूटी की निभाएंगे। इतना जुनून है। हम तो बोलते जब लड़ाई होगी कुछ होगा तो हमें दे दो गाना भाई, जहाँ पे हमने रखना हम वहाँ पे खड़े हो जाएंगे अपने लिए। तो मैं वहाँ से यही बोलता हूँ कि देखिए भर्तियाँ करिए, जितनी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, BSF है, CRPF, बहुत सारे ऐसे आप ट्रेनिंग करिए, अपनी प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, उसके बाद जो भी आप देश के लिए कुछ करिए। बहुत बढ़िया बात की, आपसे बातचीत करके बहुत मज़ा आया। ऑल द बेस्ट आपको। जय हिंद। सर मेरा नाम शहजादा अख्तर है, हस्बैंड का नाम मोहम्मद लतीफ़ भट्ट है, हम J&K से हैं। मेरी सगाई हो गई थी, तब तो ठीक ठाक था, ये फौज में था, सगाई हो गई थी, फिर कम से कम साल के अंदर ही चोट लग गया। राजौरी में था ऑन ड्यूटी पे, फिर चोट लग गई, फिर ऐसे रुक गया, 5-6 साल तक ऐसे रुक गया। 2006 में फिर शादी हो गई। तो घर वालों से आपने भी एक नई लड़ाई लड़ी? सर हर कोई माँ बाप सोचता है कि कुछ अच्छा ही हो जाए, जबकि इसकी कंडीशन उस टाइम बहुत क्रिटिकल थी। 4-5 बंदों के ऊपर डिपेंड था, ये अकेला उठ नहीं पाता था उस टाइम। तो बहुत, आज के हिसाब से उस टाइम तो बहुत कंडीशन ख़राब थी उसकी। फिर लड़ लिया ऐसी मम्मी पापा, हर कोई माँ बाप तो सोचता नहीं कि कुछ ऐसे हो जाए, जबकि ठीक ठाक था उस टाइम, सगाई हो गई थी। फिर ऐसे सर 5-6 सालों तक ऐसे वेट किया तो कर ली फिर शादी में। तो शादी अब हो गई है तो घर वाले क्या कहते हैं? सर अभी तो सब हैप्पी है। क्यों? फिर चैंपियन बन गए? चैंपियन तो बन ही गया सर। फिर इसने ऐसे करके दिखाया, कुछ अलग ही किया। फिर कुछ व्हील चेयर पे आके इसने फौज में नहीं किया था, व्हील चेयर पे आके अभी तो आजकल एक कैप्टन है फौज का, ये बास्केटबॉल का। तो बहुत सारे मेडल दिए। हाँ जी गाँव सर। में जब जाते हैं तो गर्व होता है क्या? सर अब तो कोई बोल ही नहीं सकेगा कुछ,
पीआरसी ने जो सपोर्ट तो बहुत किया, तभी तो हम इस कंडीशन आजकल इस दौर पे है। अभी वर्कशॉप में हम करते हैं काम, घर संभालना, वर्कशॉप में काम करना, वर्कशॉप में जितना हम काम करते हैं उसका हमको पेमेंट मिलती है, घर भी संभालते हैं, बच्चे देखना, सब कुछ तो करते हैं। गाँव जाते हैं? हाँ जी। तो क्या कहते हैं गांव में, जो पहले आप पे आरोप लगाते थे कि आपको शादी नहीं करनी चाहिए, और अब क्या बदलाव उनमें देखने को मिल रहा है? सर उस टाइम तो शुरू में हम जब जाते थे उस टाइम तो सब लोग बोलते ही रहते थे, जो किया अच्छा नहीं किया, इसने अच्छा नहीं किया। बाद में धीरे धीरे सबके मुंह बंद ही हो जाते हैं, फिर अभी तो कोई कुछ नहीं बोल पाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलवाएंगे एक और देश के जांबाज सिपाही अरुण पाल से। धन्यवाद।